अब हम बात करेंगे नाटक की। नाटक क्या है? अनुकरण मानव का स्वभाव है, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अनुकरण उसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वो अर्थात हम जो दूसरे का अनुकरण करने में हमें खुशी मिलती है, एक प्रशंसा मिलती है। वो अनुकरण चाहे हम अपने किसी एक्टर का करें, किसी एक्ट्रेस का करें, किसी अपने रोल मॉडल का करें वो, और उसके अनुसार फिर हम ढल जाते हैं, उसके अनुसार हम कपड़ा पहनते हैं, उसके स्टाइल में हम बातें करते हैं, हम उसके स्टाइल में बाल रखते हैं वो, तो उससे हमें खुशी मिलती है वो। तो जो अनुकरण की करने की जो प्रवृत्ति है वो, और यही एक तरह कहा जाए कि नाटक है वो। अर्थात जब इस अनुकरण को कथोपकथन या वार्तालाप, वेशभूषा, भाव भंगिमा के साथ हम जब संबंधित कर दिया जाता है तो वही नाटक कहला जाता है। तो नाटक भी एक बहुत पुरानी प्रचलित विधा है जो वर्षों से चली आ रही है वो। तो नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। नट संस्कृत के नट धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है अभिनय। वो यानी कि जो मनुष्य है वो वाणी के द्वारा, इशारों के द्वारा अपनी भावनाओं को विकसित करता है, और साथ ही साथ वो भाव के साथ करता है। वो अपने भाव को दिखाता है, एक्टिंग करते हुए दिखाता है, तो वही कहते हैं कि नाटक। जो नाटक पुराने समय से चला आ रहा है, और इसके जो तत्व हैं, जो यानी कहा जाए कि नाटक के कौन कौन से तत्व हैं वो, तो हमने जो कहानी के तत्व पढ़े थे उन तत्वों को भी नाटक में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, उद्देश्य और भाषा शैली। इन तत्वों की बात हम लोगों ने विस्तृत रूप से पिछले हमारे लेक्चर में, खासतौर से जो था कहानी में, हम लोगों ने चर्चा की थी वो। तो वही तत्व यहाँ पे हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं नाटक में भी। जो अब दूसरी बात आती है कि नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, विद्यार्थियों को हम नाटक शिक्षण क्यों देते हैं वो। तो हम उन उद्देश्यों को इस प्रकार से बता सकते हैं कि विद्यार्थियों को उचित आरोह अवरोह एवं समुचित भावानुसार संवाद करने की योग्यता विकसित करना, ये नाटक शिक्षण का उद्देश्य है वो। क्या विद्यार्थी एक अपने भावों को उचित आरोह अवरोह के साथ अपने भावों को, अपनी बातों को रख सकें वो। इसका नाटक शिक्षण का अगला उद्देश्य आप ये बता सकते हैं कि विद्यार्थियों को मानव स्वभाव का अध्ययन कराना। यानी कि नाटक में हम विभिन्न लोगों को देखते हैं, विभिन्न पात्रों को देखते हैं वो, और उनको समझते हैं कि हाँ, कौन सा जो चरित्र है, कौन सा पात्र है वो अच्छा है, कौन सा पात्र खराब है वो। तो उनसे क्या होता है कि मानव स्वभाव का हमको अध्ययन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाटक एक दृश्य काव्य है वो। कहानी जो कि श्रव्य काव्य कही जाती है और नाटक दृश्य काव्य। तो यानी कि क्योंकि हम जो हैं, जो व्यक्ति है वो देखकर चीज़ों को अच्छे प्रकार से और ज़्यादा ठीक प्रकार से सीखता है वो। तो नाटक के द्वारा अगर मानव का स्वभाव दिखाया जाए तो वो बच्चे उन स्वभाव को अच्छे प्रकार से सीख सकते हैं वो। तो दूसरा उद्देश्य हम ये बता सकते हैं। तीसरा उद्देश्य हम बता सकते हैं कि विद्यार्थियों को नाटक के माध्यम से अभिनय कला से परिचित कराना। यानी कि अभिनय कैसे किया जाए वो। हमें नहीं पता कि जब बच्चा आज हमारे प्राइमरी में पढ़ रहा है, हमारे मिडिल में पढ़ रहा है, वो भविष्य में क्या बनेगा वो। तो उसके लिए बहुत सारे हम अपॉर्चुनिटी हमें देनी चाहिए। तो उसमें से एक अभिनय कला भी है वो। हम बहुत सारे उसको कला सिखाते हैं, हम उसको लेखन कला सिखाते हैं, हम उसको गायन कला सिखाते हैं। तो नाटक के द्वारा हम अभिनय कला भी उसको हम सिखा सकते हैं वो। और हम नाटक शिक्षण के उद्देश्य बता सकते हैं कि संवाद बोलने की कला विकसित करना, क्योंकि हम जानते हैं कि नाटक चूंकि दृश्य काव्य है, इसलिए हमें संवाद बोलने आना चाहिए वो। यानी विद्यार्थियों को अपने भावों को अच्छे प्रकार से रखने आना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को एक राजा का पात्र मिला हुआ है तो उस आवाज़ में, उस भाव में उसको बोलना चाहिए। अगर उसी विद्यार्थी को या किसी अन्य विद्यार्थी को किसी एक गरीब बुजुर्ग बूढ़े का रोल मिला हुआ है तो उसको उस भाव में संवाद बोलना पड़ेगा वो। तो संवाद शिक्षा भी दी जा सकती है लेखक के द्वारा। भावाभिव्यक्ति, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का भी एक उद्देश्य है। यानी कि विद्यार्थियों में भावाभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित करना।
कि अपने भाव को कैसे वो अभिव्यक्त कर सके वो। और आप बता सकते हैं इसके उद्देश्य कि स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना नाटक शिक्षण का उद्देश्य है कि हाँ विद्यार्थियों को मनोरंजन की प्राप्ति हो वो उद्देश्य, क्योंकि प्रत्येक नाटक का एक उद्देश्य होता है वो। तो आप एक ये भी आप इसके नाटक शिक्षण के उद्देश्य लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में हितकर उपदेश की पूर्ति करना, यानी कि जो भी नाटक जिस उद्देश्य लेकर लिखा गया है उस उद्देश्य की विद्यार्थियों में पूर्ति हो सके। तो ये तो बात हो गई कुछ नाटक शिक्षण के उद्देश्यों की। अब हम बात करते हैं कि नाटक शिक्षण की विधियां क्या हैं, कैसे हम नाटक शिक्षण बच्चों को कराते हैं या पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आता है आदर्श नाट्य विधि, दूसरा आता है कक्षा अभिनय विधि, तीसरा है रंगमंच अभिनय विधि और चौथा है व्याख्या विधि। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आदर्श नाट्य विधि, आदर्श नाट्य विधि से तात्पर्य है कि शिक्षक उस नाटक को उचित आरोह अवरोह एवं स्वर के साथ भावों को व्यक्त करते हुए ही पढ़े, तो वो हो जाता है आदर्श नाट्य विधि। कक्षा अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि से तात्पर्य है कि जो भी नाटक शिक्षक पढ़ाने जा रहा है उस नाटक के पात्रों को विद्यार्थियों में अलग अलग बांट दे और सभी विद्यार्थियों से, यानी कि जिन पात्रों को दिया गया है उन विद्यार्थियों से वह कहे कि उनके द्वारा कही गई बात को वो उचित स्वर आरोह अवरोह के द्वारा उसको पढ़ेंगे वो। तो इसको हम कहते हैं कक्षा अभिनय विधि, अर्थात कक्षा में ही विद्यार्थियों से अभिनय कराना ही कक्षा अभिनय विधि कहलाता है। तीसरा जो विधि है रंगमंच अभिनय विधि, नाटक शिक्षण की सबसे अच्छी विधि यही मानी जाती है रंगमंच अभिनय विधि। रंगमंच जिसको हम अंग्रेजी में स्टेज कहते हैं, इसके माध्यम से नाटक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों को जो भी नाटक पढ़ाया जाना है उसके पात्रों को अलग अलग विद्यार्थियों में हम बांट देते हैं और उनके जो डायलॉग होते हैं उनको उन्हें याद करने के लिए बोला जाता है। उसका पहले अभ्यास उनको कराया जाता है। जब अभ्यास विद्यार्थी कर लेते हैं फिर उनको वेशभूषा पहनाकर रंगमंच पर उनसे अभिनय कराया जाता है। तो इसके माध्यम से वो अपना अभिनय विधि सीख लेते हैं, या कहा जाए कि वो रंगमंच पे प्रदर्शित कर लेते हैं वो। तो वो हो गया रंगमंच अभिनय विधि, यानी कि रंगमंच पे जाकर अभिनय करना ही रंगमंच अभिनय विधि हो गया। क्योंकि यह एक बहुत अच्छा माना जाता है, फिर भी प्रत्येक पाठ को रंगमंच अभिनय विधि द्वारा पढ़ाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है और पैसे की भी बहुत खर्चीली होती है ये। और जो अगला विधि है चौथा है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में के द्वारा नाटक शिक्षण करते समय शिक्षक नाटक को स्वयं पढ़ता है और फिर उस की व्याख्या करता है, यानी कि वो एक एक लाइन पढ़ता जाता है, प्रत्येक पात्र जो कहते हैं उनकी बातों को पढ़ता है और उनकी व्याख्या करता है वो। तो वही हो गया व्याख्या विधि वो। लेकिन व्याख्या विधि को सबसे खराब विधि मानी जाती है नाटक शिक्षण की। ये कहा जाता है कि इसके द्वारा विद्यार्थियों को नाटक शिक्षण नहीं कराना चाहिए। परंतु हाँ, ये अवश्य है कि अगर विद्यार्थियों को आप कक्षा अभिनय विधि के द्वारा पढ़ा रहे हैं और उन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ बातें ऐसी है जिसमें आपको व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ज़रूर अवश्य करना चाहिए। तो कक्षा अभिनय विधि के साथ साथ आदर्श नाट्य भी करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हमें व्याख्या विधि भी के द्वारा भी उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो ये बात होगी नाटक शिक्षण की विधियाँ। तो नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कौन कौन से तत्व हैं, उसकी हमने लोगों ने बात की थी। नाटक शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं वो बात की थी, और फिर नाटक शिक्षण कैसे किया जाए, इनके लिए कौन कौन सी विधि है उसकी बात हम लोगों ने की।